Hello students, good afternoon. How are you? Fine. So let's start our today's lecture. तो लास्ट लेक्चर को हमने क्या क्या पढ़ा है? ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पढ़ा है, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पढ़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। वो एक बार फिर से लिखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, according to पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसा आता है? देखिए, पहले इसका डायग्राम निकालता हूं मैं। डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज फॉर एग्जांपल p बार है, एंड सपोज दिस इज द सेकंड वेक्टर, दैट इज q बार है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? along the diagonal आ जाएगा। resultant will be along the diagonal, so this is the resultant, okay, that is r bar। ठीक है, अभी यहाँ पे p और q, वेक्टर p बार और q बार दोनों में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन p बार एंड q बार। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, इट इज r is given by formula square root of p square plus q square plus 2pq cos थीटा आ जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला किसका है? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। यहाँ पे लेकिन देखिए, आर बार क्या है? एक वेक्टर है। आर बार इज अ वेक्टर, सो देयरफॉर आर बार विल हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन। तो ये जो फॉर्मूला है आर बार का, आर का, वो किसका फॉर्मूला है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos थीटा। यहाँ पे देखिए, p is the magnitude of the first vector है, q is the magnitude of the second vector है, and थीटा क्या है? p बार और q बार दोनों में से एंगल है। so this is the r बार। उसके बाद ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्टेंट तो एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा। तो मैग्नीट्यूड तो इतना रहेगा, डायरेक्शन हम निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, रिजल्टेंट p से सपोज अल्फा एंगल करता है। ओके, सो सपोज रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला कैसा आता है? tan अल्फा इज गिवन बाय फॉर्मूला, ओके, q sin थीटा डिवाइडेड बाय p plus q cos थीटा। सो इन दिस वे वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द अल्फा। या फिर यहाँ पे अगर एंगल बीटा है, ओके, बीटा कहां का एंगल है? देखिए, रिजल्टेंट और क्यू में से एंगल है, दैट इज बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, लाइक दिस। ओके, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सपोज यहाँ पे दो वेक्टर्स है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर दैट इज p बार, एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज q बार। अगर p ग्रेटर देन q है, मतलब वेक्टर p बार का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है और q बार का थोड़ा सा कम है, तो r बार एंड रिजल्टेंट का एंगल, सपोज रिजल्टेंट यहाँ पे सपोज रिजल्टेंट है बीच में, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर p बार, दिस इज द सेकंड वेक्टर q बार, एंड यहाँ पे बीच में क्या है? रिजल्टेंट है। एंड यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज अल्फा है, यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज बीटा है। इफ p इज मोर देन q, अगर p बड़ा है और q छोटा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा विल बी लेस देन बीटा। मतलब जिस साइड को वेक्टर ज्यादा होगा उस साइड पे रिजल्टेंट ज्यादा ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? देखिए, यहाँ पे अगर p ज्यादा है और q कम है, तो डायरेक्शन डायग्राम कैसा आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा ना। p ज्यादा है, देखिए p इज मोर एंड q इज लेस है, तो डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। ओके, डायग्राम विल बी लाइक दिस।
एंड यहाँ पे देखिए अगर P ज्यादा है तो अल्फा एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा, और बीटा एंगल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब वेक्टर अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट क्या रहता है, उसी डायरेक्शन को ज्यादा रहेगा, मतलब अल्फा एंगल कम रहेगा। ठीक है, सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय आर बार विद द पी एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय आर बार विद द क्यू। ओके, अगर पी बार ज्यादा रहेगा तो अल्फा कम रहेगा, पी बार अगर कम रहेगा तो अल्फा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी नोटेड। ठीक है, सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी यहाँ पे सर्टेन केसेस है, हम केसेस हम स्टडी करेंगे। केस 1, ओके, केस 1 क्या है देखिए, केस 1 में अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर 0 है तो क्या हो जाएगा। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज द केस 1। इफ टू वेक्टर्स आर parallel to each other। ठीक है, मतलब P बार एंड Q बार पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला हमें निकालना है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब थीटा कितना रहेगा इधर, थीटा विल बी इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अभी थीटा 0 है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखिए, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ 0 आ जाएगा। ओके, एंड आपको ये पता होना चाहिए cos 0 इज इक्वल टू 1 रहता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ आ जाएगा। अभी देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है, P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज द एक्सपांशन ऑफ P प्लस Q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P प्लस Q आ जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, P प्लस Q। मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर P है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर Q है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P प्लस Q आ जाएगा। ऐसा कब हो सकता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ही सिर्फ हो सकता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। मतलब इसका एग्जांपल देता हूं, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, दिस इज वन बॉडी, ओके, और इस बॉडी पे मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड बाद में मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, एंड दिस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, ठीक है, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट क्या आता है, दोनों का डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन। ओके, सो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एडिशन कब कर सकते हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तभी उसका एडिशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सो दिस इज द केस 1। सो केस 1 में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, रिजल्टेंट का वंस अगेन देखिए जनरल फॉर्मूला क्या है, R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। This is for any angle। अगर थीटा 0 है मतलब पैरेलल वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज जस्ट P plus Q। केस 2 अभी देखिए, केस 2 में क्या रहेगा देखिए, अभी सपोज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल है। इफ two vectors are anti-parallel, ओके, दो वेक्टर अभी एंटी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा,
अभी एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना रहता है, दैट इज 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहेगा, या फिर रेडियन में कितना रहेगा, 180 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। अभी दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, कॉस ऑफ कितना लिखेंगे, 180 लिखेंगे, या फिर कॉस पाई लिखेंगे। अभी कॉस 180 का वैल्यू रहता है -1, कॉस 80 हैज द वैल्यू ऑफ -1। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, -2pq हो जाएगा इधर, क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1, सो -1 इंटू दिस 2pq मतलब -2pq हो जाएगा। अभी वंस अगेन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर -2pq है, तो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, ये किसका एक्सपांशन है, p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो इधर क्या लिख सकता हूं मैं अभी, therefore r इज इक्वल टू लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल एंड देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा p माइनस q। तो वंस अगेन देखिए वंस अगेन रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, जनरल फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब दो वेक्टर में कोई भी एंगल हो। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, फॉर एग्जांपल पहले 3 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाया, उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स भी टुवर्ड्स राइट लगाया, मतलब ये दो फोर्सेस क्या है, दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आता है, 7 न्यूटन आता है। मतलब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या करेंगे, r इज इक्वल टू p प्लस q। उसके बाद अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, p माइनस q। इसका भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी सपोज, और इस पे मैंने एक 3 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाया सपोज, एंड उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगाया। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स है ना, दो फोर्सेस मतलब दो वेक्टर्स है, एंड ये दो वेक्टर्स कैसे है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, 1 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे, और फाइनल डायरेक्शन किसका रहेगा, लार्जर का डायरेक्शन रहेगा। ओके, रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर्स अगर अपोजिट है, दो वेक्टर्स अगर अपोजिट है तो क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, लार्जर माइनस स्मॉलर करना है। और फाइनल डायरेक्शन क्या रहेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द लार्जर वेक्टर डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, यहां तक एक बार स्क्रीन को फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करके आप रिपीटेडली इसको देख सकते हैं। ओके, सो केस 1 में हमने क्या देखा, फॉर्मूला आता है अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो r इज इक्वल टू p प्लस q आता है, और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है उसमें एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, p माइनस q आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी p माइनस q। ठीक है, अभी केस 3 देखते हैं, केस 3 यहां पे अभी देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, ठीक है, if two vectors are perpendicular to each other है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा बताइए, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, रेडियन में कितना ले लेंगे उसका, रेडियन में पता होना चाहिए, रेडियन इज पाई बाय 2 वैल्यू रहता है रेडियन में,
थीटा इज 90 डिग्री, या फिर पाई बाय 2 उसको रेडियन में बोलते हैं। ओके, क्योंकि एंगल मेजरमेंट जो है वो डिग्री में भी रह सकता है या फिर रेडियन में भी रह सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अभी देखिए r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq एंड cos ऑफ 90 हो जाएगा, cos 90। अभी cos 90 का वैल्यू कितना रहता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 रहता है, तो ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म विल बी कैंसल्ड आउट एंड देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रहेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ इस तरह से, सपोज एग्जांपल इज लाइक दिस, सपोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड सपोज in upward direction suppose I apply a force of 4 न्यूटन। ओके, मैंने दो फोर्सेस लगाए, एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 न्यूटन का एंड 4 न्यूटन का अपवर्ड लगाया, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। 3 स्क्वायर मतलब 9 रहेगा, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 रहेगा, 4 स्क्वायर मतलब 16 रहेगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ठीक से, इट इज 5। सो मतलब देखिए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स का एडिशन कितना होता है, 7 न्यूटन हो सकता है। ओके, यहाँ पे 7 न्यूटन आ जाएगा। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का एडिशन 1 न्यूटन भी आ सकता है, और 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का एडिशन 5 न्यूटन भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा है उस पर वो डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट केस 4 देखेंगे, केस 4 इज लाइक दिस, केस 4। ओके, सो पहले केस में एंगल कितना था, 0 था, दूसरे केस में एंगल कितना था, 180 था, और तीसरे केस में एंगल कितना था, 90 था। पहले केस में r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, p प्लस q, सेकंड केस में p माइनस q एंड थर्ड केस में स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीट करता हूं, रिजल्टेंट का जनरल फार्मूला क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या फार्मूला है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो r इज इक्वल टू p प्लस q, दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल है तो r इज इक्वल टू p माइनस q, एंड अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो फार्मूला क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आता है, ठीक है। अभी सपोज टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और कोई भी एंगल उसमें है, ठीक है। नाउ केस 4 इज इफ टू वेक्टर्स, अभी देखिए टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, equal in magnitude and any angle between them, any angle between them, ठीक है। अभी वंस अगेन यहाँ पे दो वेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड दे हैव एनी एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ना। अच्छा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब फर्स्ट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड p है तो दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, p ही रहेगा। तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq के बजाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा। अभी इससे एक फार्मूला आ जाएगा, देखिए कैसे आता है,
स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2p इंटू पी मतलब 2p स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी क्या करूंगा मैं इधर 2p स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। 2p स्क्वायर इज टेकन कॉमन, 2p स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 1 बचेगा 1। मतलब 2p स्क्वायर कॉमन लेना है मतलब क्या करना है, इसको 2p स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 2p स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 2p स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचेगा और इसको 2p स्क्वायर से डिवाइड किया तो cos थीटा बचेगा। ठीक है, सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे देखिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से फॉर्मूला है। 1 प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है। सो देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 2p स्क्वायर एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रहेगा। ठीक है, अभी देखिए 2 इंटू 2, अभी इसका स्क्वायर रूट मैं निकाल सकता हूं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p आ जाएगा एंड cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। ओके, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब सपोज एक वेक्टर 3 न्यूटन का है और दूसरा वेक्टर भी 3 न्यूटन का है, लेकिन उसमें एंगल सपोज कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल। इस तरह से दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन एंगल 60 डिग्री है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो क्या करना है, दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। okay, that is r is equal to 2p cos theta by 2. okay, so this one is a very important formula. okay, so this one is a very important formula. ठीक है, this one is a very important formula। अगर क्या होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। once again I am going to explain you, if two vectors have equal magnitude then r is equal to square root of p square plus 2p p cos theta आ जाएगा। अभी p square plus p square मतलब 2p square हो जाएगा, 2p into p मतलब 2p square हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा 2p square क्या करूंगा, इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लूंगा। सो 2p स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉमन लेना है मतलब क्या करना है आपको पता है, कॉमन लेना है मतलब डिवाइड करना है। इसको एक बार डिवाइड करूंगा, इसको एक बार डिवाइड करूंगा, तो 2p स्क्वायर कॉमन आ गया तो इसको डिवाइड किया तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड किया तो cos थीटा बचेगा एंड 1 प्लस cos थीटा क्या रहता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रहता है। दिस इज द फार्मूला फ्रॉम द मैथमेटिक्स। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2p स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने एंड 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा हूं। सो अभी स्क्वायर रूट यहां पे निकाल सकता हूं, 2 into 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p आ जाएगा एंड cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अभी इसमें भी देखिए कोई इसमें फोर्थ केस में ही और इंपॉर्टेंट केसेस है। क्या है देखिए, अगर दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनमें एंगल सपोज कितना है 60 डिग्री है, तो क्या होता है देखेंगे। नाउ इन दिस केस इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ओके, यहाँ पे इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, थीटा 60 डिग्री रखेंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2p एज इट इज, ठीक है ना, 2p एज इट इज एंड cos ऑफ 60 by 2 मतलब क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। सो देयरफॉर r क्या आ जाएगा, 2p cos 30 का वैल्यू रहता है
√3/2 रहता है। 2 गेट कैंसल एंड रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा √3 टाइम्स p, √3 टाइम्स p रहेगा। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट केस विच इज टू बी रिमेंबर्ड। क्या है देखिए, दो वेक्टर्स अगर p एंड p है मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनमें 60 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स p। ठीक है, these are the shortcut, you should remember this। ओके, एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल इस तरह से, सपोज there is a first force, suppose there is a body like this। देखिए यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इन दो फोर्सेस में एंगल है 60 डिग्री। तो अभी झट से आप बता सकते हैं इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, 60 डिग्री एंगल है तो √3 टाइम्स p रहेगा। √3 टाइम्स p मतलब √3 टाइम्स 5 हो जाएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 5√3। ओके, सो दो फोर्सेस अगर 5 न्यूटन है और उनमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, 5√3 आता है। ओके, समझ में आया क्या? देखिए, डिड यू गेट दिस? 5 न्यूटन का दो फोर्सेस है और उसमें एंगल 60 डिग्री है। ओके, ये स्पेशल केस है। देखिए 60 डिग्री एंगल है और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स p आता है। वंस अगेन, सपोज पहले बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी पे पहला फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, बाद में और एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और दोनों में एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल है। पहले फोर्स का डायरेक्शन और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन दोनों में 60 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। इसके लिए थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अगर है और एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट आता है that is √3 times magnitude of the single force। ठीक है, आगे देखिए 60 डिग्री के बाद मैं कितना एंगल लेता हूं, 90 डिग्री एंगल लेता हूं। इफ थीटा इज इक्वल टू सपोज नाउ 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए r इज इक्वल टू 2p cos ऑफ कितना आ जाएगा, बोलिए 2p। फॉर्मूला क्या है, 2p cos थीटा बाई 2 है ना, थीटा 90 है, सो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। ओके, सो रिजल्टेंट आ जाएगा 2p cos 45 मतलब क्या रहेगा, 1/√2 रहता है। cos 45 इज 1/√2, सो 2 डिवाइडेड बाय √2 मतलब क्या रहेगा, दैट इज √2p बचेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 60 डिग्री एंगल है तो √3p आता है, 90 डिग्री एंगल है तो √2 टाइम्स p आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब वंस अगेन, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन का और दूसरा फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन का। ओके, इस बॉडी पे दोनों क्या किया है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों में एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर है और 90 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स दैट वेक्टर आता है। मतलब इधर कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स 20 या फिर 20√2 बोलेंगे। ओके, 20 इंटू √2। समझ में आ रहा है कि देखिए these are very important concepts। okay, these are very important formulae, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी देखिए once again और एक एंगल लेता हूं, और एक एंगल। ओके, अभी देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ जाएगा, देखिए 2p cos ऑफ कितना लिखूं मैं अभी, 2p cos ऑफ 120/2 मतलब 120/2 मतलब 60 बचेगा। सो अभी देखिए 2p cos ऑफ 60 मतलब 1/2 रहता है, cos 60 इज 1/2, सो 2 and 2 गेट कैंसल एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू p आ जाएगा। देखिए रिजल्टेंट p है, √2p है एंड √3p है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए
अगर एंगल 60 डिग्री है दो वेक्टर में तो रिजल्टेंट आता है √3p। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आता है √2p। एंड दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है और 120 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट आता है p। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखिए मतलब देखिए मैंने अगर अभी क्वेश्चन ऐसा पूछा, ठीक है, पहला मैंने फोर्स 20 न्यूटन का लगाया, बाद में और एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, रिजल्टेंट 20 न्यूटन ही आ रहा है। ओके देखिए 20 न्यूटन और 20 न्यूटन का रिजल्टेंट अगर 20 न्यूटन ही आता है, ठीक है, मतलब 20 न्यूटन फोर्स और 20 न्यूटन फोर्स का एडिशन अगर 20 न्यूटन ही आता है तो यह कब पॉसिबल है? जब इन दो वेक्टर में एंगल 120 डिग्री का रहना चाहिए। एग्जांपल देखिए, वन सेकेंड, इस बॉडी पे मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद मैंने और एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। दिखाई दे रहा है ना ठीक से? देखिए पहले क्या किया है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बाद में और एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये पहले फोर्स को 120 डिग्री पे लगाया मैंने, तो ये बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। मतलब 10 और 10 का रिजल्टेंट 10 भी आ सकता है, ठीक है। सो when does this happens? When angle between two vectors क्या रहेगा? 120 डिग्री रहेगा तब। So देखिए these once again these are very important formula. Resultant is given by formula 2p cos theta by 2. ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब दो वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, दोनों में एंगल थीटा है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दैट इज 2p cos थीटा by 2 यूज करना है। और उसमें भी तीन केसेस आपको ठीक से याद रखने पड़ेंगे। मतलब दो वेक्टर में एंगल अगर 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आता है? इक्वल टू आइदर ऑफ एनी वेक्टर। मतलब 10 और 10 का रिजल्टेंट 10 ही आता है। यह कब होता है? 120 डिग्री एंगल होने पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। वंस अगेन बताता हूं, 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स दोनों का एडिशन कितना आता है? 10 न्यूटन ही आता है। ऐसा कब होता है? जब उन दो फोर्सेस में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 10 और 10 का रिजल्टेंट 10√2 न्यूटन भी आ सकता है। 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट 10√2 भी आ सकता है। ये कब होता है? जब दोनों में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 10√3 भी आ सकता है। ये कब होता है? जब दो फोर्सेस में एंगल 60 डिग्री होगा तब। ओके तो फिर ये ठीक से समझ में आया क्या? देखिए यहां पे और एक केस ले सकते हैं, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड p है और दोनों में एंगल कितना है? 0 है, तो क्या हो जाएगा इधर रिजल्टेंट? r इज इक्वल टू 0/2, मतलब 0 ही रहेगा। cos 0 मतलब देखिए 2p cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 मतलब कितना रहता है? cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो रिजल्टेंट आता है 2p। रिजल्टेंट इज 2p भी आता है, मतलब एंगल थीटा 0 डिग्री है तो, एंड एंगल थीटा अगर 180 डिग्री है, एंगल थीटा इज सपोज 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? 2 इंटू पी इंटू कॉस ऑफ, कितना लिखूं मैं अभी? 2p इंटू कॉस ऑफ, दैट इज 180/2। कॉस ऑफ मतलब एंगल 180 डिग्री है ना, तो 180/2 मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंड cos ऑफ 90 मतलब 0 आता है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके सो इनिशियल दिस थ्री केसेस आर इंपॉर्टेंट, p √2p √3p, या फिर रिजल्टेंट 2p भी आ सकता है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? पहले 10 न्यूटन अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट है ना? 20 न्यूटन हो जाएगा। और 2 न्यूटन और सपोज 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। वो केसेस पहले हमने देखे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस related to the vector addition. Okay, these are the
very important cases related to the vector addition. फिर एक बार हम सभी फॉर्मूले रिपीट करते हैं और उसके बाद आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे। फॉर्मूले फिर से देखिए। पहला फॉर्मूला हमने कौन सा देखा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला रिपीटेडली पढ़िए ये फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और दोनों में कुछ एंगल है तो। ठीक है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पहला वेक्टर है 10 न्यूटन और दूसरा, पहला फोर्स है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन का। सपोज 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन के दो फोर्सेस सपोज है। ठीक है, और उनमें कोई भी एंगल है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस तरह से कोई भी एंगल है तो जनरल फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला व्हिच कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ केसेस। उसके बाद हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू P प्लस Q भी आ सकता है। ये कब आता है बताइए? फिर एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स में रहेगा। R इज इक्वल टू P प्लस Q। उसके बाद R इज इक्वल टू क्या आ सकता है? P माइनस Q भी आ सकता है। ये कब होता है? फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे। उसके बाद R इज इक्वल टू क्या आ सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर भी आ सकता है। ये कब आता है? जब थीटा क्या रहेगा? 90 डिग्री एंगल रहेगा। 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू क्या आता है? 2p cos थीटा बाई 2 भी आता है। 2p cos थीटा बाई 2 ये कब आता है? जब p इज इक्वल टू q रहता है। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है तो फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। और इसी में केसेस क्या है? R इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2, p इज इक्वल टू q में केसेस क्या है? R इज इक्वल टू p भी आ सकता है, R इज इक्वल टू 2p भी आ सकता है, R इज इक्वल टू रूट 2p भी आ सकता है, R इज इक्वल टू रूट 3p भी आ सकता है। ये कब होता है? ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। सो रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले, मगअप ऑल दिस फॉर्मूले। ओके, R इज इक्वल टू p कब रहेगा? जब दोनों में एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री रहेगा। ओके, दो वेक्टर p एंड p है तो रिजल्टेंट p ही आएगा। ऐसा कब हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद R इज इक्वल टू 2p कब आएगा? मतलब पहला वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर p है और रिजल्टेंट 2p आता है। ऐसा कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री रहता है। ओके, उसके बाद R इज इक्वल टू रूट 2p कब आता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। एंड R इज इक्वल टू रूट 3p कब आता है? जब थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। ओके, so these are very important formulae. You should remember all these formulae related to the vectors. ठीक है ना? So now I am going to erase this screen. अभी हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी करेंगे। पहले हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, अभी हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी देखिए, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ वी कैन ऐड ओनली 2 वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर का एडिशन ही हम ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी इफ मोर देन 2 वेक्टर्स है, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर देयर, इन दैट केस वी हैव टू यूज पॉलीगॉन लॉ। सो पॉलीगॉन लॉ का यूज क्या है? वी कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ। तो इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखिए, if a number of vectors
if a number of vectors are represented, if a number of vectors are represented in magnitude and direction, magnitude and direction by sides of incomplete polygon, sides of incomplete polygon, sides of incomplete polygon. यहां पे क्या लिखा है देखिए, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। मतलब क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ वेक्टर जिसका हमें एडिशन करना है, उनको क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से पॉलीगॉन के साइड्स में दिखाना है। ओके, if number of vectors are represented in magnitude and direction by sides of incomplete polygon, यहाँ पे important word है taken in order, taken in order, this is a very important word, taken in order। ये कहाँ पे word था, ट्रायंगल लॉ में भी word था। ओके, taken in order। अभी taken in order का मीनिंग क्या है, one after another। मतलब सपोज 3 वेक्टर्स है, उनका एडिशन करना है, तो क्या करूंगा, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा, उसके बाद उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो उसके एंड पॉइंट से थर्ड वेक्टर ड्रॉ करूंगा। इस तरह से क्या करूंगा, मैं एक पॉलीगॉन बनाऊंगा। सो पॉलीगॉन बनाने के लिए इधर क्या करना है, वन आफ्टर अनदर नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेकन इन ऑर्डर बोलते हैं। टेकन इन ऑर्डर ट्रायंगल लॉ में भी है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, हम फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ में क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है, सेकंड के एंड पॉइंट से थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है, थर्ड के एंड पॉइंट से फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें ड्रॉ करते जाना है। तो क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बन जाएगा। इनकम्प्लीट मतलब उसका एक साइड बचेगा, रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। If a number of vectors are represented in magnitude and direction by sides of incomplete polygon taken in order, okay, देखिए यहाँ पे, then their resultant, तो resultant क्या होगा इसमें, then their resultant is represented in magnitude and direction, represented in magnitude, represented in magnitude and direction, represented in magnitude and direction by remaining side of polygon। जो एक साइड बचेगा ना, वो रिजल्टेंट रहेगा। then the resultant is represented in magnitude and direction by remaining side of polygon, remaining side of polygon। और उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ last vector। okay, so this is the statement of polygon law। okay, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पॉलीगॉन लॉ क्या है देखिए, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is represented in magnitude and direction by remaining side of polygon directed as starting point of the first vector to the ending point of the last vector। ये स्टेटमेंट भी आपको मगअप होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए फिर एक बार मैं बता देता हूं, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the remaining side of polygon directed as starting point of the first vector to the ending point of the last vector। okay, if a number of vectors are represented in magnitude and direction by
sides of incomplete polygon taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by remaining side of polygon, directed as starting point of first vector to the ending point of the last vector. तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि इस तरह से आएगा. सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर दैट इज a bar. उसके बाद दिस इज द सेकंड वेक्टर, सपोज दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज b bar. उसके बाद सपोज दिस इज द थर्ड वेक्टर दैट इज c bar. ओके, एंड सपोज दिस इज द फोर्थ वेक्टर दैट इज d bar. इनका हमें एडिशन करना है. These are the four vectors, a bar, b bar, c bar and d bar. These are the four vectors ना, इनका मुझे एडिशन करना है. तो क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ? पहले तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा, टेकन इन ऑर्डर मतलब वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करना है ना. तो फर्स्ट वेक्टर मैंने इधर ड्रॉ करता हूं, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना उसका लेंथ ले लूंगा एंड एज पर इट्स डायरेक्शन दिस इज द फर्स्ट वेक्टर. ओके, फर्स्ट वेक्टर हो गया. अभी उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा मतलब b बार. b बार इतना है, ठीक है ना, b बार. अभी b बार के एंड पॉइंट से क्या करूंगा, थर्ड वेक्टर ड्रॉ करूंगा दैट इज c बार. और c बार होने के बाद उसके एंड पॉइंट से लास्ट वेक्टर दैट इज d बार ड्रॉ करूंगा इस तरह से, दैट इज d बार है. ठीक है ना. तो क्या बन गया, ये इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बन गया. ओके, सो नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या किया है मैंने, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किया है. ओके, बाय साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीगॉन. ए इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बन जाता है, टेकन इन ऑर्डर है, टेकन इन ऑर्डर मतलब वन आफ्टर अनदर ड्रॉ किया है. तो रिजल्टेंट क्या रहेगा इधर, रिजल्टेंट इज द रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन रहेगा. सो दिस इज द रिजल्टेंट. ओके, दिस इज द रिजल्टेंट. सो रिमेनिंग इनकम्प्लीट मतलब सभी वेक्टर वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करने के बाद हमें इनकम्प्लीट पॉलीगॉन मिलेगा और उसका जो लास्ट साइड है, लास्ट साइड वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, दैट इज r बार रहेगा. ओके, दैट इज द रिजल्टेंट r बार. ओके, दैट इज द रिजल्टेंट r बार. एंड उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, देखिए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से ओके एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये लास्ट वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे इस तरह से डायरेक्शन रहेगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस c बार. ये ट्रायंगल लॉ से भी हम प्रूव कर सकते हैं. r बार इन सभी का रिजल्टेंट क्यों है, अभी देखिए r बार क्या है, a बार b बार c बार और d बार इन सभी का रिजल्टेंट है. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ट्रायंगल लॉ. कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी सपोज a बार और b बार का मुझे रिजल्टेंट निकालना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ. ओके, a बार और b बार का रिजल्टेंट. तो a बार और b बार का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले a बार ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद b बार ड्रॉ करना पड़ेगा और ट्रायंगल का जो तीसरा साइड रहेगा वो दोनों का एडिशन रहेगा ना. ट्रायंगल का तीसरा जो साइड रहेगा दैट इज एडिशन. तो यहां पे आ जाएगा वो. तो ये क्या रहेगा, a बार प्लस b बार रहेगा. दिस इज a बार प्लस b बार. ठीक है. अभी ये a बार प्लस b बार एक वेक्टर है और c बार दूसरा वेक्टर है. अभी वंस अगेन बाय ट्रायंगल लॉ ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर इनका मैंने एडिशन किया तो बाय ट्रायंगल लॉ ये आ जाएगा एडिशन. ठीक है ना. देखिए a बार प्लस b बार का एडिशन ये वेक्टर आ गया, ये बीच वाला. ठीक है, ये वेक्टर और c बार इनका एडिशन ये वेक्टर आ जाएगा बाय ट्रायंगल लॉ. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज a बार प्लस b बार प्लस c बार आ जाएगा. a बार प्लस b बार प्लस c बार आ जाएगा. ठीक है, a बार प्लस b बार प्लस c बार. अभी ये भी एक वेक्टर है ना, a बार प्लस b बार प्लस c बार, दिस इज अ वेक्टर एंड उसमें क्या करूंगा, d बार ऐड करूंगा. सो ट्रायंगल लॉ से r बार क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार. So this is the first vector and plus second vector is d bar. So in this way I can prove that is r bar is equal to a bar plus b bar plus c bar plus d bar आ जाएगा. ठीक है ना.
So this is the polygon law of vector addition. So by using polygon law we can add more than 2 vectors. Okay, so once again देखिए, ट्राइंगल लॉ से हम 2 वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी हम 2 ही वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, और पॉलीगॉन लॉ से क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ में वन आफ्टर अनदर 2 वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तीसरा साइड जो है रिजल्टेंट रहेगा. पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, और डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट. डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट. और पॉलीगॉन लॉ में क्या हो जाएगा, वन आफ्टर अनदर जितने सारे वेक्टर है वो सभी वेक्टर वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और जब सभी वेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन मिलेगा, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन. तो उस इनकम्प्लीट पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड रहेगा, रिमेनिंग साइड रहेगा, वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा. ओके, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट टू ऑल अदर वेक्टर्स. देखिए ए बार, बी बार, सी बार और डी बार सभी क्लॉकवाइज हैं, एंड आर बार ओनली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो अगर पॉलीगॉन लॉ में देखिए रिजल्टेंट कौन सा रहता है, अगर ऐसा आपको डायग्राम दे दिया और उसका फॉर्मूला लिखने के लिए बोला, तो वहां पे आपको रिजल्टेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. रिजल्टेंट कौन रहेगा, जो जिसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा वो रिजल्टेंट रहेगा. एग्जांपल बता देता हूं. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ऐसा एक पॉलीगॉन है. ठीक है, पॉलीगॉन, सपोज दिस इज ए बार, बी बार, C bar, D bar and E bar. These are the 5 vectors. ठीक है ना, A bar, B bar, C bar, D bar and E bar. These are the 5 vectors. ठीक है, अभी डायरेक्शन दिखाता हूं. अभी बताइए यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा रहेगा, रिजल्टेंट और करेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, रिजल्टेंट कौन रहेगा, रिजल्टेंट जो सभी को अपोजिट है. मतलब देखिए बी बार इज क्लॉकवाइज, सी बार इज आल्सो क्लॉकवाइज, डी बार इज आल्सो क्लॉकवाइज, ई बार इज आल्सो क्लॉकवाइज है. ठीक है, लेकिन ए बार ओनली एंटी क्लॉकवाइज है. सो फॉर दिस डायग्राम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार आ जाएगा. ठीक है, सो जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, रिजल्टेंट कौन रहता है तीनों साइड में ट्राइंगल लॉ में, जिसका डायरेक्शन दोनों को अपोजिट रहता है वो रिजल्टेंट रहता है. सिमिलरली पॉलीगॉन लॉ में भी क्या होता है, जिसका साइड अपोजिट रहता है वही रिजल्टेंट रहता है. ओके, और सपोज वंस अगेन डायग्राम इज लाइक दिस. डायग्राम इज सपोज लाइक दिस. तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दीज आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन वन आफ्टर अनदर. तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आ जाएगा. रिजल्टेंट विल बी 0 इन दिस केस. ओके, ठीक है, रिजल्टेंट 0 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड का वेक्टर ही नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर ही नहीं है. सभी वेक्टर्स क्या है, क्लॉकवाइज है. सो इसका एक मीनिंग निकलता है. क्या मीनिंग निकलता है, जब हम नंबर ऑफ वेक्टर का पॉलीगॉन लॉ से एडिशन करते हैं, और मतलब पॉलीगॉन निकालने के बाद अगर ओपनिंग साइड नहीं बचता है, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन नहीं तैयार होता है, कंप्लीट पॉलीगॉन तैयार होता है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इट हैज 0 रिजल्टेंट. ऑल द फोर्सेस आर गोइंग टू, ऑल द वेक्टर्स आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. वंस अगेन बताता हूं. देखिए सपोज मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, उनका मुझे एडिशन करना है, इसलिए क्या किया मैंने, सपोज फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया, फोर्थ वेक्टर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद मुझे कंप्लीट पॉलीगॉन मिल गया. अगर इनकम्प्लीट पॉलीगॉन मिलता है तो क्या होता है, रिमेनिंग साइड इज रिजल्टेंट रहता है ना. इनकम्प्लीट पॉलीगॉन तैयार हो गया तो रिमेनिंग साइड इज रिजल्टेंट. अगर यहाँ पे कंप्लीट पॉलीगॉन मिलता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा. ठीक है, मतलब बाय पॉलीगॉन लॉ रिजल्टेंट कब आता है, जब सभी वेक्टर ड्रॉ करने के बाद इनकम्प्लीट पॉलीगॉन आता है तो रिजल्टेंट आता है.
अगर कंप्लीट पॉलीगॉन आता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा सभी वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो रिजल्टेंट आ रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीगॉन लॉ. सो पॉलीगॉन लॉ समझ में आया क्या? देखिए, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर को हम वेक्टर्स का बाकी का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे. ओके, तो आप क्या कीजिए, जो आपके मैथमेटिकल मेथड्स के वीडियो 1 से वीडियो आई थिंक दिस इज 7th वन वीडियो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, 6 होंगे या फिर 7 होंगे, वो वीडियो आप रिपीटेडली देखिए. ठीक है, रिपीटेडली आपको ये वीडियो देखे, जब आप देखेंगे तभी आपका इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, या फिर आपको जो लिंक भेज दिया है वो लिंक पर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल है. तो क्या कीजिए, ये वीडियोस आप रिपीटेडली देखिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स का प्रिपरेशन आपको अगर करना है अच्छी तरह से तो आपको सभी कंसेप्ट रिपीटेडली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वन गो में फिजिक्स नहीं आता है, 100% नहीं आता है वन गो में. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन करना पड़ेगा. ओके, हर एक चैप्टर का मैंने आपको बताया मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिपीटेशन अगर होता है तभी वो कंसेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाते हैं एंड फिजिक्स बिकम वेरी सिंपल सब्जेक्ट. ठीक है, तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ये सभी जो वीडियो मैंने आपको भेजे हैं वो वीडियो आप YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, रिपीटेडली देखिए तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा. YouTube पे आप क्या कर सकते हैं, इनका स्पीड बढ़ा भी सकते हैं. तो इनिशियली नॉर्मल स्पीड पे देखिए और बाद में क्या कीजिए, सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम रिवाइज करते हैं तो क्या कीजिए, इसका स्पीड 1.5 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स कर सकते हैं, उधर ऑप्शन है. तो स्पीड बढ़ा के आप टाइम, आपका प्रिपरेशन टाइम कम कर सकते हैं. ओके, सो टेक केयर and this is all for today's lecture and bye. Have a nice day.